अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बजट 2026-27 तकरीबन आने को तैयार है। इस वक्त सिफारिशात जो हैं वो तैयार की जा रही हैं, भिजवाई जा रही हैं। हर एसोसिएशन जो है, हर चैम्बर जो है अपनी सतह के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को सिफारिशात बना के एक मुसवदा जो है उन्हें पेश कर रहा है कि ये किया जाए। शायद जंग का माहौल है कि सरकार इस बार वैसे चैम्बर्स के साथ, जैसे गुज़िश्ता साल हमने देखा फाकी वज़ीर ख़जाना फैसल भाई वान सनअत तिजारत भी आए, आके सिफारिशात लेके गए। इस साल कुछ चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं क्योंकि जंग का माहौल भी है, कुछ तनाज़ात चल रहे हैं, कसाद बाजारी है, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो हमारे बरामद कुंदगान हैं वो भी बड़े टची नज़र आ रहे हैं। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ओवरऑल हमारी कुछ बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन आखिरी सांसें लेने वाली पाकिस्तान की जो सुकड़ती हुई मईशत है उसके अंदर बिलाशुबा जो हमारी सॉफ्टवेयर और आईटी की एक्सपोर्ट है वो भी अच्छे नंबर शो करती नज़र आ रही है। लेकिन क्या आने वाले दिनों पे हमें इस मुकसिर बढ़ोतरी के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा? ये मजमूई जो खसारा हमें डिक्लाइन का सामना करना पड़ा है बरामदात के अंदर, उसको देखना होगा हमारी। क्योंकि अगर देखें तो सऊदी अरेबिया और दुबई मुत्तहदा अरब अमारात से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आती थी, वो भी मुतासर नज़र आएंगे। क्या बढ़ती हुई दरामदात पाकिस्तान के लिए फिर ट्रेड डेफिसिट के अंदर एक बड़ा खतरा नहीं बन जाएगी? सबसे पहले एप्टमा के जोनल चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं नवीद गुलजार साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। नवीद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या आप देख रहे हैं अमेरिका कह रहा है कि हम जंग बंदी से हो गई, हम निकल गए बाहर, लेकिन फिर एक बयान आता है उसके बाद वो जो $80 बैरल पे आने वाला तेल और फिर फ्लक्चुएट करता है 120 पे जाए। ये अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान के अंदर थी वो आज पूरी दुनिया में अब रिस्ट्रेन कर रही है, और वो इतनी रिस्ट्रेन कर रही है कि किसी को कोई पता नहीं अगला लम्हा क्या होगा, ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि वो अगला बयान क्या देंगे, क्या एक्स हैंडल पे ट्वीट कर देंगे कि चीज़ें सारी अक्सर तब्दील हो जाएंगी। पाकिस्तान की तारीफ़ें तो हो रही हैं, लेकिन उसका फ़ायदा हमें होगा या नहीं होगा? IMF आगे 5000 अरब का नया टैक्स लिए खड़ा है, 1800 अरब हमने मुमकिन तौर पे ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे हमने ले लिया है अभी पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर लेवी की शक्ल में। आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं कि 2026-27 के बजट के ऊपर बात तो हम कर रहे हैं लेकिन चीज़ों की समझ किसी को भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं कि बिल्कुल किसी को समझ नहीं आ रही कि बजट में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे हुकूमत से। हुकूमत जो है वो कहती है कि उसके जो वसाइल हैं बड़े महदूद हैं और फिजिकल जो मार्जिन होते हैं चीज़ों को देने के लिए बहुत कम है उनके पास। तो जो टेक्सटाइल जहाँ तक, क्योंकि हम अपने ही सेक्टर के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस करेंगे, जहाँ तक टेक्सटाइल सेक्टर का ताल्लुक है, ये आपने जैसे कहा है कि ये श्रिंक कर रहा है। अभी अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो उसके पीछे इंपोर्ट भी बढ़ रही है। जो नेट गेन है वो इतना नहीं है जितना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि जो ऑर्डर्स की सिचुएशन है जो है क्या, तो उसकी वजह से जो क्या कहते हैं जो हमें आगे अगले कुछ महीने नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं कि कॉटन की जो है वो जो है काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। आपने भी शेयर किया कि मुमकिन तौर पर हमें ये नज़र आ रहा है कि आने वाला साल जो है प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि गुज़िश्ता साल से भी कम हमारी कॉटन प्रोडक्शन है। नहीं, आप जो है कुछ जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो कॉटन है वो काफ़ी इस साल जो है वो 2-3 लाख बेल जो है पिछले साल से भी शायद कम हो। अब हमारी एक तो ज़रूरत भी कम हो गई है कि बहुत सी मिलें बंद हो चुकी हुई हैं, लेकिन जो चल भी रही हैं उनके लिए भी आपके पास आधी कॉटन है, हाफ ऑफ द कॉटन जो है वो अवेलेबल है और आधी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी, भी हम पढ़ रहे थे कि जो ब्राज़ील है, कुछ साल पहले पाकिस्तान और ब्राज़ील की प्रोडक्शन तकरीबन बराबर होती थी। अब ब्राज़ील कहाँ चला गया, हम कहाँ गए? हमारी कॉटन के ऊपर रिसर्च बहुत कम है, हमारी जो यील्ड है कॉटन की प्रोडक्शन की बहुत कम है, और फिर कॉटन जो है उसकी जो आप रेशा होता है वो भी बदतरजीह कम होता जा रहा है। हर साल हम देख रहे हैं कि उसको कम होता जा रहा है, जिससे कॉटन की जो हमारी लागत है वो बढ़ती जा रही है। चलिए, सही है कि सही इंस्टीट्यूट कहते हैं कि हम पैदावार या नए ब्रिजेस बना रहे हैं वो वैल्यूएबल भी है, लेकिन किसान कायल ही नहीं हो पा रहा कि मैं इसकी जो है वो काश्त करूं, क्योंकि इस हद तक हालात ख़राब हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ बचता ही नहीं। देखिए, किसान को जब तक
उस खेत से उसकी मेहनत का फल जिसे हम वाइट गोल्ड कहते थे, वो वाइट गोल्ड तो उसके लिए तकरीबन एक वाइट वो सफ़ेद, मैं बल्कि ये कहूँगा सफ़ेद, पंजाबी के अंदर सफ़ेद सवा बन गई है। अब जब किसान को वो एक भूसे के बराबर नज़र आएगा सफ़ेद हीरा या डायमंड या उसे गोल्ड कहें, तो किसान को कैसे कायल किया? क्योंकि 2-3 साल किसान को कायल करके गवर्नमेंट ने लगवाया, लेकिन फिर अल्टीमेटली उसे कुछ नज़र नहीं आया। अब वो इत्मीनान करने को भी तैयार नहीं, ना गंदम में, ना कपास में, ना किसी भी चीज़ में। देखिए जो फार्म के ऊपर जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस तरह नहीं कर सकते कि हम वही पुराने बीजों के ऊपर, पुरानी टेक्निक के ऊपर चलते रहें। लेकिन ओवरऑल दुनिया में जो क्या आबादी है वो इस तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि फूड शॉर्टेजेस होने का बहुत बड़ा इम्कान है, बहुत ख़राब हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मेरे ख्याल में हम स्पेसिफिकली बात इंडस्ट्री के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की खपत के ऊपर तो कर ली। अब जो टैक्सेस की बात की जा रही है और टैक्सेस के साथ साथ इस वक्त बात ये की जा रही है कि टेक्सटाइल जो हमारी वाहिद एक कमाऊ पुत है, जो आखिरी सहारा है इस मईशत का, उसका हमें फ्यूचर का नज़र आ रहा है। उसके लिए डिमांड्स क्या होंगी 2026-27 के बजट के अंदर? टैक्सेशन है, रिफंड्स हैं, फिक्स टैक्स से निकाल दिया गया है, रिफंड्स की एक भरमार पड़ी हुई है, उसके अंदर आप क्या समझते हैं क्या डिमांड्स होंगी? लेकिन जो जहाँ तक पहले जो है हम लोग जो टेक्सटाइल की वैल्यूडेशन एक्सपोर्ट थी, हम नहीं, स्पिनिंग सेक्टर नहीं था, बट जो वैल्यूडेशन एक्सपोर्ट थी वो थी सारी FTR के अंदर, यानी कि फिक्स टैक्स रजीम के अंदर थी। अब वो फिक्स टैक्स रजीम के अंदर जो एक्सपोर्ट को निकाल के नॉर्मल टैक्सेशन पे ले गए थे। अब नॉर्मल टैक्सेशन पे ले जाने से जो ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री है वो काफ़ी मुतासिर हुई, क्योंकि सारा जो टेक्सटाइल का सेक्टर था वो फिर दोबारा FBR के जो अफसरों के अंडर आ गया था। उसकी वजह से जो है हम अंदेशा है कि ये जो चीज़ है ये बीइंग हेल्पफुल टू द इंडस्ट्री, ये जो है ना हुकूमत के लिए टैक्सेशन कलेक्ट करना भी मुश्किल होगा और जो लोग टैक्स देना चाहते हैं उनके लिए भी मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो रही हैं। तो अगर FTR फिक्स टैक्स रजीम में ही वैल्यूडेशन एक्सपोर्ट को रखें तो उसकी जो वुसअत है, ये तरक्की है, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। एनर्जी कॉस्टिंग पे क्या कहेंगे? आपको लगता है B3 के जैसे आइडियाज़ भी आ रहे हैं, अवैस लगारी साहब कह रहे हैं बिजली इतनी सस्ती कर देनी है, IPPs दफन कर दी हैं कि आप लोग बैटरियों में सेव करके इस्तेमाल करेंगे। सोलर को कंडेम किया जा रहा है, लेकिन अल्टरनेट आपको लगता है कि अल्टीमेटली सोलर कंडेम होगा और बिजली इतनी सस्ती हो जाएगी कि लोग सोलर की बजाय डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे? देखिए जी, ओवरऑल जो बिजली की कीमत है ना, जो आपको पड़ रही है वो हमें पड़ रही है, वो शायद उसमें थोड़ा सा इजाफा ही हो। अब हुकूमत करने क्या जा रही है, बिजली में जो है ना वो हो रहा है कि अब हुकूमत जो है एक नई पॉलिसी लेके आ गई है। उस पॉलिसी के तहत 3 टियर जो है वो रेट्स होंगे। 3 टियर रेट का मतलब ये होता है कि एक रेट होगा जो सोलर आवर्स के अंदर होता है, एक नॉन सोलर आवर्स का अंदर, एक पीक का रेट होता है। लेकिन उसको सारा कंपनसेट करने के लिए वो MDI बढ़ाने के चक्करों में है। अगर MDI बढ़ जाएगा तो बिजली आपको ज़्यादा महंगी पड़ेगी और सोलर डिस्करेज होगा। दिखाया कुछ जाएगा, आएगा कुछ। आपको बिजली की कीमत शायद आपको इजाफा ही हो जाए, जो आप ओवरऑल कीमत दे रहे हैं उसमें इजाफा हो जाएगा, बट दिखाया ये जाएगा कि हमने रेट कम कर दिए। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया नवीद गुलजार साहब मौजूद थे। इस हालात में जब बजट 2026-27 तकरीबन हमारे सर के ऊपर है, वहाँ हालात का फ़ायदा उठाया जा रहा है या गवर्नमेंट संजीदा है या नहीं? क्योंकि बारहा ये कहा जा रहा है कि दफ़ाई कामयाबी के बाद इस वक्त हमें मौशी कामयाबी की तरफ बढ़ना होगा, जिसके लिए सरकार को सबसे ज़्यादा इस वक्त संजीदा होकर हमारे बजट के ऊपर गौर करना होगा कि आने वाले साल के लिए हमें रास्ता रोड मैप मुतय्यन किया जाए, जिसके हवाले से हम कुछ चीज़ें बेहतर अंदाज में लेके चल सकें। क्योंकि अगर हम मुआशी तौर पर मजबूत ना हुए तो डेफिनेटली उसके हमें खमियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कसाद बाज़ारी पूरी दुनिया में महंगाई की उस लहर जो कि चल रही है, अगर उसमें इजाफा होता है तो आम आदमी मज़ीद पिसेगा, जिसका अल्टीमेटली अफेक्ट पूरी इंडस्ट्री और पूरे समाज के ऊपर बहुत संगीन होगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शेख फ़ारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं, फैसल ऐवान सनत तजारत के सदर हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। फ़ारूक भाई, बजट 2026-27 ऊपर है, क्या फैसल ऐवान सनत तजारत की तरफ से सिफारिशात भिजवा दी गई हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बिलाल, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक वेल एलेबोरेटेड डॉक्यूमेंट जो है, जिसके मेन 11 नुकात हैं और फिर उसको सेक्शन वाइज जो है ब्रीफ़ किया गया है कि किस सेक्शन में क्या तब्दीली चाहिए। ये हमने फ्रांस मिनिस्टर साहब को भी भेज दिया और तमाम रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को
ये हमने शेयर कर दिया है। और आपके तवज्जुह से मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि ये इस डॉक्यूमेंट में तमाम ट्रेड एसोसिएशंस जो फैसलाबाद की हैं उनका कंसेंसस डेवलप किया हमने, उनसे ये सजेशंस हमने मंगवाई भी, फिर इसको ख़ुद रिव्यू किया और एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया, क्योंकि आप ये जानते हैं और समझते भी हैं कि मुख्तलिफ़ ट्रेड एसोसिएशंस के आपस में भी एक मफादात और कुछ इंटरेस्ट जो हैं वो कॉमन नहीं भी होते। और फिर हमें फैसलाबाद चैम्बर ने अपना ये रोल अदा करना होता है कि एक विन विन पोजीशन क्रिएट करे गवर्नमेंट के लिए और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। तो हमने ऐसा ही किया कि किस में इस मुल्क का फ़ायदा है और किस तरह से इस एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से हमारा 3200 अरब का जो इस वक्त ट्रेड डेफिसिट है इसको कम किया जा सकता है और किस तरह से अपनी इकॉनमी को खड़ा किया जा सकता है। इस सिलसिले में देखें, एक तो मेन चीज़ें हैं जिसको बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट से मुतालबा कर रही है। तो हमने इसमें एलेबोरेट किया है कि जब तक हमारे रीजनल कंपटीटर जो हैं उनके लेवल पे हम अपने एक्सपोर्टर्स को खेलने के लिए मैदान नहीं देंगे तो फिर मुश्किल है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो उसके लिए मेन सब्जेक्ट हमारी इलेक्ट्रिसिटी है जो कि 11.5 सेंट पे है। इसको हमने जो रीजन में 5 से 7% है उस पर लेके आना है। इंटरेस्ट रेट को सिंगल रेट पे लेके आना है। गैस के जो रेट्स हैं उसको रीजनल कंपटीटर्स जो हमारे हैं उनके मुताबिक, उन कंट्रीज़ के मुताबिक लेके चलना है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने हमेशा बात की है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है उस पे काम करना। और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने एलेबोरेट की हैं। जब हम बात करते हैं कि 32 किस्म के महकमे हैं और फिर हम ये बात करते हैं कि हमारा 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चला गया, तो हमें सोचना होगा कि वो क्यों गया। देखिए, बिजनेसमैन की तो एक सिंपल और सादा फ़िलासफ़ी है, उसको जहाँ से पैसे बचने उसने वहाँ जाना। उसको आप पूरी दुनिया में ऐसा है। तो लिहाजा पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट गई, लोगों को वहाँ पे सेफ्टी नज़र आई, लोगों को वहाँ पर ग्रोथ नज़र आई। लेकिन अब इस टाइम नाउ कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने और हमारी पाक अफवाज ने जो रोल अदा किया पूरे 1 साल से, मार का हक आज से 1 साल पहले, उसके बाद फिर अभी जो रोल अदा किया ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग में, ये बड़ा पॉजिटिव रोल था जिससे पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो बिल्ड हुआ। तो इस टाइम नाउ का हम इसको अवेल करें। उस कोविड की तरह, जिस तरह कोविड में बूस्ट आया था, सब जानते हैं कि फिर हम उसको संभाल ना पाए, फिर इंडस्ट्री फिर बंद होना शुरू होगी और अभी भी आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन का शिकार है। और अगर अब हम इसको अवेल ना कर पाए तो मुझे लगता है फिर शायद हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी और गोल्डन जो पीरियड है और टाइम है शायद ना मिल सके। तो गवर्नमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा। जो चंद एक चीज़ें मैंने बताई इसको उन्होंने एड्रेस करना है। फिर एसएमई सेक्टर को जो है इसकी ग्रोथ के लिए इनिशिएटिव लेने हैं। सादा इंटरेस्ट फ्री, कम इंटरेस्ट पे जो है वो लोन देने हैं। ये देखना होगा कि क्या एसएमई सेक्टर जो है उसकी 8 मिलियन की एक लिमिट उसको असेस करने की कि 8 मिलियन तक जो है वो एसएमई सेक्टर में फॉल करता है। लेकिन तब डॉलर था आपका अंडर हंड्रेड्स और फिर 100 से बढ़ के 110-120 तक था। और आज अगर डॉलर आपका 280 पे है तो क्या उसी लिमिट से हमने उनको असेस करना है कि। और मैं तो ये भी उन मुतालबों में एक मुतालबा रखूँगा कि ये 2 बिलियन के करीब होना चाहिए। और फिर हमें एसएमई सेक्टर को एग्जिम बैंक से, वैसे एक एफ़र्ट तो की है चैम्बर ने, इंशाल्लाह जल्द यहाँ पे चैनलाइज होगा। एग्जिम बैंक यहाँ पे अपना सब ऑफिस बनाएगा। लेकिन हमें गवर्नमेंट लेवल पे एग्जिम बैंक के वाया ये इंश्योरेंस जो है हमारी एसएमई सेक्टर्स के एक्सपोर्ट के लिए और आसान लोन जो हैं इन पे काम करना होगा। मैं समझता हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चंद एक चीज़ें हैं, इसको हम एड्रेस कर लें। और
अच्छा बजट बना लें, बजट में ऐसी चीज़ों को जो कि हमने तमाम आई थिंक सो 34 सफ़ात में मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट भेजा है, उसमें हमने ये बताया है कि आपके मुल्क में जब अनरजिस्टर्ड लोगों को शुगर सस्ती मिलेगी और रजिस्टर्ड लोगों को सस्ती मिलेगी, यू नो कि 15 रुपीज़ पर केजी आपकी इंडस्ट्री से जो कन्फेक्शनरी वाले हैं या शुगर जो बाय कर रहे हैं रजिस्टर्ड लोगों को, उस पर एक टैक्स लगाया हुआ है। अब कैसे टैक्स कल्चर डेवलप होगा कि जब आप टैक्स रजिस्टर्ड आदमी को शुगर महंगी देंगे और फिर वो वैल्यू एडिड करके उसकी एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, तो ऑलरेडी वो उसकी गैस महंगी, उसकी बिजली महंगी, उसके पास ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो आप ये भी उसको $10 की प्रोडक्ट भी नहीं है। हाँ, इसको भी 15 रुपये केजी आप उसके लिए एक और टैक्स लेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वहाँ नहीं है आपके। जो आप, मैं खुली बात करूँ तो अंडर दी टेबल सेटलमेंट के लिए जो आपको अमाउंट्स पैसा देना पड़ता है, वो आपकी कॉस्ट में ऐड होता है, वो आपने कहाँ से करना है। तो आपकी कॉस्ट में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो फिर आप कैसे बेचेंगे, फिर वो आपके कंपटीटर ही बेचेंगे, आप वहाँ पे बैठ के नहीं आएंगे। देखें, गवर्नमेंट को इस पे एक टारगेटेड सब्सिडी जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जैसे राइस को दी, वो करनी, जिस सेक्टर को ज़रूरत है उसको लूप में लेना होगा और टारगेटेड सब्सिडी देनी होगी और ऐसी पॉलिसियाँ बनानी होंगी कि लास्ट ईयर हमने पहले शुगर जो है वो एक्सपोर्ट कर दी और फिर हमने इंपोर्ट कर ली। ये कौन सी साइंस है, ये कौन सा पॉलिसी मेकिंग है, ये कहाँ पे ये एनालिसिस हुआ था कि हमारे पास शुगर जो है वो एक्सेस है और इसको मैं वही बातें हो रही हैं कि हमारे पास 1 करोड़ बोरी सरप्लस है। अच्छा फ़ारूक यूसुफ साहब, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। अवैस लगारी साहब कहते हैं कि बिजली इतनी सस्ती कर देनी है कि हमने IPPs दफन कर दी हैं कि आप लोग बैटरियों में सेव करके इस्तेमाल करेंगे। आपको लगता है कि बजट से पहले ऐसी बातें हौसलामंद हैं या ये अब मजाक बन गई हैं कि कभी कह दिया जाता है, ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की नहीं, पहले भी, अगर आपके लिए आटा महंगा है तो आप ब्रेड खा लें, ब्रेड महंगी है तो ये जुमले हम सुनते आए हैं। क्या आपको लगता है कि बहुत सेंसिबली और इस हालात में जब पाकिस्तान दफ़ाई कामयाबी हासिल कर चुका है, हमें मौशी कामयाबी के लिए भी वैसे संजीदा सोचना होगा जैसे हमने दिफाई कामयाबी के लिए इकदाम किए? बिलाल, देखें, इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि इस साल जो रियलिटी है वो बयान करनी चाहिए। इस साल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से ज़्यादा, मैं समझता हूँ, स्टेक होल्डर्स को लूप में लिया। इट्स अ गुड साइन। फिनांस मिनिस्टर साहब ने भी एक जूम पे मीटिंग ली, फैसलाबाद चैम्बर ऑन बोर्ड था, तमाम स्टेक होल्डर्स थे, जिसका हमने हमेशा मुतालबा किया कि रियल स्टेक होल्डर्स हों। बट आई विश कि मैंने फिनांस मिनिस्टर साहब से हमारी 1-to-1 भी मुलाकात हो जिसमें हम उनको ये एलेबोरेट कर सकें कि क्या हमने डॉक्यूमेंट भेजा और क्या ज़रूरत है। इसी तरह बिलाल अज़हर कियानी साहब ने मेरी टेलीफोनिक बात हुई और बड़ी डिटेल हुई कि वो ये चाह रहे थे कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएं, तो मैंने उन्हें बताया कि वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। आप जो प्रपोज़ल फ़िक्स टैक्स की जो मेरी डिस्कशन हुई कि हम ऐसी एक प्लेट्स लगा देंगे कि कोई FBR का बंदा वहाँ नहीं जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो मैंने भी उन्हें ये बताया कि देखें, आपको इस वक्त खोखले नारों से बाहर निकलना होगा। ठीक है, इस वक्त गवर्नमेंट लूप में ले रही है, इसका दायरा कार वसी होना चाहिए। एक तो लूप में ले रहे हैं लेकिन दायरा कार वसी होना चाहिए। और फिर जैसे आपने कहा कि ये फिर वही खोखले दावे और प्रैक्टिकल कुछ ना हो, मीटिंग बराए मीटिंग और फिर ख़त्म हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके रिज़ल्ट्स आने चाहिए। मैंने उनको बताया, बिलाल अज़हर कियानी साहब को, कि अगर आप एग्जिस्टिंग ही टैक्स पेयर पे बोझ डालते रहेंगे तो ये कोई राइट वे नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तमाम ट्रेडर एसोसिएशन से मिल रहे हैं, गुड साइन, मिलें, कंसेंसस डेवलप करें। इसका मैंने उन्हें ये बताया था कि देखें, इसका वाहद हल ये है कि आप पे ट्रस्ट करने के लिए ट्रेडर्स वो तैयार नहीं है, बिज़नेस कम्युनिटी तैयार नहीं है, बिकॉज़ ऑफ यहाँ पर जो FBR की हरासमेंट है वो से लोग ये समझते हैं कि हम जिस तरह सिस्टम को चला रहे हैं, मतलब अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का वो पार्ट बने हुए हैं, तो ये शायद यही ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट
प्रोवाइड करें और डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का पार्ट बने। तो जो मैंने हमेशा बात की है, एक है ट्रेड डेफिसिट, एक है ट्रस्ट डेफिसिट। इस ट्रस्ट डेफिसिट को कम कर लें। आप ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माइंडसेट, ऐसा कल्चर डेवलप कर दें कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ स्टैब्लिश हो जाए कि FBR और अदारे जो हैं वो बिज़नेस फ्रेंडली जो वो होंगे, ना कि वो इनके दुश्मन साबित हों, इनको हरासमेंट दें, इनकी फैक्ट्रियाँ बंद करें, इनकी शॉप्स को सील करें। जहाँ जहाँ कंप्लाइंसेस की ज़रूरत है वो होनी चाहिए। कभी भी फैसलाबाद चैम्बर ने, कभी भी FCCI ने ये ऐसी अनासर का साथ नहीं दिया जो कंप्लाइंसेस भी पूरी ना हो, जो गवर्नमेंट को के लॉ को ब्रेक करें। हम ये कहते हैं कि लॉ में रिलैक्सेशन होनी चाहिए, लॉ ऐसे बनने चाहिए, बजट ऐसा बनना चाहिए जो बिज़नेस फ्रेंडली हो, तो आपको रिज़ल्ट्स आएंगे, ज़रूर आएंगे। इस वक्त हमारे पास मौका है कि हम ऐसा बजट बना लें और ये तमाम मसाइल को एड्रेस करते हुए कोई विन विन पोजीशन बना लें और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना लें 10 साल, जिसमें गवर्नमेंट्स बदलें, यही रहें व्हाट्सएवर, लेकिन आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी, मईशत की पॉलिसी है वो ना बदले, वो सस्टेन करे, तो आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। फारूक यूसुफ साहब मौजूद थे, बहुत ही तफसील के साथ बता रहे थे कि ऐवान सनत वजारत फैसलाबाद ने अपनी सिफारिशात भिजवा दी हैं। इसके साथ साथ कुछ संजीदा इकदाम करने होंगे, हमें एक मुस्बत और मौसर पॉलिसी साजी की तरफ बढ़ना होगा अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इस हालात में जब पूरी दुनिया कसाद बाजारी के शिकार है, मुआशी मईशत परेशानियों में है, हम अपने पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसा कदम उठाएं जो कि पाकिस्तान के लिए मजबूत मुआशरे की तरफ, एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ मुतय्यन हो सके। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बजट 2026-27 इस वक्त करीब है। मुशावरात और सिफारिशात जो हैं वो भिजवाने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बिज़नेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद के चेयरमैन मौजूद हैं, काशिफ ज़िया साहब। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। साबिक चेयरमैन PHM में भी हैं। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। अभी हालिया रिपोर्ट भी आई है, पाकिस्तान के दादो शुमार जो हैं वो बेहतर नज़र आ रहे हैं टेक्सटाइल के अंदर, लेकिन अगर हम इंपोर्ट बिल देखें तो वो ड्रामेटिकली इंक्रीज़ है। बिलाशुबा हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड इजाफे के साथ ऊपर है, लेकिन उसकी भी इंपोर्ट देखें तो बहुत ज़्यादा है। हमारे रेमिटेंस भी मुतासर होने का खदशा है। हम इस वक्त जहां खड़े हैं, आप 2026-27 का बजट कितना अहम समझते हैं और उसके अंदर क्या समझते हैं कि इधर अभी बजट नहीं आया कि IMF की वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, 500 अरब लगा दें, अब ये कर दें, वो सिफारिशात आना शुरू होती है, जिससे लोग मज़ीद सिफारिशात करके भी परेशान बैठे होते हैं कि उनकी सिफारिशात मानी जाएंगी या नहीं। आप पूरी इस सिचुएशन को कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर अपना मौक़िफ़? देखें, हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा अलमिया है कि हमेशा हम बजट से उम्मीदें लगा लेते हैं कि इंशाल्लाह ताला आने वाला जो बजट होगा वो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बड़े अच्छी जो है वो पॉलिसीज़ लेकर आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे हालात हैं, हम आज भी, मुझे ये पता है कि पिछले एक डेकेड से जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी से डिमांड है, कोई एक डिमांड भी पूरी हुई है? कोई पूरी नहीं। हमेशा अगर एक डिमांड पूरी करते हैं तो अगले आने वाले सालों में उसको ख़त्म कर दिया जाता है पॉलिसी को। अभी इस टाइम पे पिछले बजट का अगर मैं थोड़ा सा आपको हाल बताऊँ तो EFS स्कीम थी एक। EFS स्कीम में वो बेनिफिट दिए गए थे जो कि वैल्यू एडिड टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए बनाए गए थे, और उसके अंदर हमारी टेक्सटाइल की जितनी एसोसिएशन थी उन्होंने मिल के एक प्रपोज़ल दिया था। तब IMF को मनाया भी गया था। IMF को मनाते हुए हमने उनसे ये रिलीफ भी लिया था। और अभी हम कोई भी डिमांड देते हैं तो गवर्नमेंट हमें यही कहती है कि IMF नहीं मान रही। क्या IMF ये नहीं कहती है कि आप किसी को रिलीफ ना दें? IMF ये कहती है कि जो आपकी रिकवरीज़ हैं, जो आपके बिजली के लाइन लॉसेज हैं, जो आपकी टैक्स की जो कलेक्शन नहीं है, उनको पूरा करें, ताकि हम तब उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे कि आप जिसको रिलीफ दे रहे हैं और किसको रिलीफ नहीं दे रहे हैं। क्या इस मुल्क में जो कमाई करने वाले लोग हैं उनसे टैक्स लिया जाता है और बाकी की आवाम के ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है और उनसे जो है टैक्स कलेक्शन नहीं है, उनको रिलीफ दिए हुए हैं और सारा कुछ है। सबसे बड़ी बात ये कि जो EFS स्कीम थी उसके अंदर ये था कि जो कॉटन हमने इंपोर्ट करनी थी
उसके रॉ मटेरियल के ऊपर 18% की ड्यूटी लगाएगी। इस टाइम पे आपके मुल्क के अंदर शदीद कॉटन का बुरान आ गया। 7.2 मिलियन बेल्स जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जो हमें इस दफ़ा इंपोर्ट करनी पड़ेंगी अपनी इंडस्ट्री, हाँ, अब अपनी इंडस्ट्री की नीड पूरी करने के लिए। तो क्या इस दफ़ा फिर यू टर्न नहीं होगा बजट में? क्या बजट में यू टर्न नहीं होगा तो जो सप्लीमेंट्री बजट्स आते हैं जो बाद में आएंगे उसमें आएंगे। अच्छा, जब ये सूरत हाल है तो क्या लास्ट ईयर अगर एक तबके को खुश करने के लिए आपने EFS स्कीम के अंदर अमेंड करके बाकी वैल्यू एडिड चेन को डिस्टर्ब किया था, तो अब किस तरह अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करते हुए दोबारा इजाज़त देंगे इंपोर्ट करने की? तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, ये वन ऑफ दी रीज़न है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो पॉलिसी की कंटिन्यूशन ही है। उसके बाद हमारे मुल्क में जो ऐवान बाला में बैठे होते हैं, जो तबका स्ट्रॉन्ग होता है वो अपनी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करवा लेता है और दूसरे जो बैठे मुँह देख रहे होते हैं, और उनकी वजह से ये मुल्क जो है वो पिछले कई दहाइयों से बहरान का शिकार है। बिजली के रेट्स आप देख लें, आप गैस के रेट देख लें। हमने तो अब सड़कों पे आना छोड़ दिया है, हमने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने छोड़ दिए हैं। हम किसके पास जाके अपनी डिमांड दें? SIFC बनी, कहाँ गई आज? SIFC का जो किरदार है, नो डाउट उन्होंने पॉजिटिव जेस्चर के साथ काम किया, लेकिन रिजल्ट्स कहाँ हैं? हम कोई भी चीज़ करते हैं उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अभी बिजली गैस की प्राइसेस जो है वो खित्ते में सबसे महंगी है। EFS स्कीम के ऊपर यू टर्न आएगा ही आएगा, और हमारी डिमांड भी है कि उसको असल हालत में बहाल किया जाए। अभी बजट आना, हमने प्रपोजल दिए हैं। उसके साथ साथ मैं एक बात कहूँगा, ये PMLN की गवर्नमेंट है। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाया। उन्होंने कहा जी कि मैं आपको DLTL की मद में आपको 5% आपको दे रहा हूँ, और ये मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मैं आपको एज ए गुड विल जेस्चर के आप मेरे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाओ, और अगर DLTL आपको देंगे आप मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, और उसके ऊपर इंक्रीमेंटल भी परसेंटेज लगाई गई थी। हमारी डिमांड ये है, तो क्या अगर तब सपोर्ट पैकेज आया था एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, तो हमने ही कमाई करके दी थी, हमने ही अपने टर्नओवर जनरेट किए थे, हमने ही मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाई थी, तो क्या ये पॉलिसीज़ दोबारा नहीं आ सकती? 5% की हमने डिमांड दी है कि 5% DLTL को बहाल किया जाए, और 2% उसमें ऐसा कर दें कि जिसकी इंक्रीमेंटल होगी उसको वो 2% के लिए एलिजिबल होगा। अगर इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट नहीं है, अगर 10% हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते तो ठीक है, आप हमें ना दें। और उसके बाद बारहा हम ये दावा कर चुके हैं, बीइंग एक्सपोर्टर, बीइंग एसोसिएशन, बीइंग बिजनेस कम्युनिटी मेंबर, कि यार अगर आप हमें ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो आने वाले वक्तों में अगर एक्सपोर्टर परफॉर्म नहीं करता, अगर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं करती, आप ये सारे के सारे हमसे साल बाद वापस ले लो। तो क्या हिस्ट्री में एक्सपोर्टर ने परफॉर्म नहीं किया? कोविड के बाद $32 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था? वैल्यू एडेड टेक्सटाइल का। मुझे बताएं कि आपके पास फिगर्स पड़े हैं, आपके पास डाटा पड़ा है, तो क्या कोविड के बाद पूरी दुनिया को माल नहीं चाहिए था? आज उन्होंने कपड़े पहनने छोड़ दिए, आज उनको टेक्सटाइल मसनूआत नहीं चाहिए, जितना मर्जी बहरान आ जाए। रोटी कपड़ा मकान का जो नारा है, ये इन रियल सेंस इम्प्लीमेंट है पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि हर बंदे को रोटी चाहिए, हर बंदे को कपड़ा चाहिए, हर बंदे को मकान चाहिए, और ये वो नीड है, इनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन बाकी हर चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ है। तो क्या इन चीज़ों को गवर्नमेंट की समझ नहीं आती है? आपने अपने रियल एस्टेट सेक्टर देख लें, बहरान का शिकार है। आप कपड़े की इंडस्ट्री देख लें, वो बहरान का शिकार है। फूड इंडस्ट्री ठीक है जी, वो हमारी लोकल होम नीड है, लेकिन उसमें भी आपका जो किसान है वो पिसा हुआ था, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को जब आप प्रायोरिटी पे नहीं लेके चलेंगे। अगली बात मैं ये करता हूँ कि हमारे ऊपर सुपर टैक्स का जो है वो निफाज किया गया। हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि हमारे पास आगे ही इन्फ्लेशन के मद में बहुत ऊंची तलवार लटक रही है, तो हमारे ऊपर से सुपर टैक्स का जो है ना वो ख़ात्मा किया जाए। और अगर इन चीज़ों को आपने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आगे लेके चलना है, सुपर टैक्स का खात्मा करना है, DLTL को आपने इम्प्लीमेंट करना है, वो आपको EFS स्कीम के अंदर रॉ मटेरियल मंगवाने की इजाज़त देनी है ताकि हम री एक्सपोर्ट करें और हमारे ऊपर वो 18% का जो लिक्विडिटी क्रंच में जाते हैं हम उसमें ना जाए। क्वेश्चन ये है काशिफ ज़िया साहब कि अवैस लगारी साहब कहते हैं बिजली इतनी सस्ती कर देनी है कि IPPs दफन कर दिए हैं, आप बैटरियों में सेव कर करके ना इस्तेमाल करेंगे। आया ये बयानात पहले भी ऐसे हमें सुनने को आते रहे, अगर आटा महंगा है तो ब्रेड खा लें, अगर ये महंगा तो दालें खा लें। ये चीज़ें, ये जेस्चर अगर संजीदा नहीं हैं तो क्या ऐसे बयानात देने चाहिए? और अगर ये संजीदा हो जाता है अमल, अवैस लगारी साहब इतनी बिजली सस्ती करने में कामयाब हो जाते हैं, IPPs दफन हो जाती हैं, तो फिर क्या आप मूव देख रहे हैं नेक्स्ट? मुझे नहीं लगता। मैं अवैस लगारी साहब का जो बयान है उसको एक मजाक समझता हूँ, कौम के साथ मजाक है।
क्योंकि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, अगर रियल सेंस में आप देखे जाएँ, आपकी पेट्रोल लेवी क्यों लगी हुई है, क्यों ये पैसे कलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हुकूमत है पाकिस्तान के पास टैक्स कलेक्शन तो FBR के थ्रू कर नहीं सकते। आपके पास एक पेट्रोल है, एक आपके पास बिजली है, यहीं से गवर्नमेंट जो है वो जो टैक्स का शॉर्टफॉल है वो यहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो किस तरह पॉसिबल है? उसके बाद मुझे बताएं, जिन इलाकों से आपकी रिकवरी नहीं है, तो आप उनका बर्डन उनके ऊपर डालते हैं जहाँ पे आपकी पूरी 100%, लाइक फैसलाबाद शहर की बात कर लें कि पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे अच्छा जो एरिया से आपकी रिकवरी है, कलेक्शन है, वो ये एरिया है, और इसी को आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। क्या आपने उनको प्राइवेटाइज करने का क्यों नहीं बोला कि जहाँ से आपकी रिकवरी नहीं है? जो आपके प्रॉफिट कमाने वाले लोग हैं, आप उनको ही, उन्हीं फीडर्स को जो है वो आप पकड़ के तो प्राइवेटाइज कर रहे हो। उसके बाद सोलराइजेशन की पॉलिसी आई, आपने पूरे मुल्क में जो है वो सोलराइजेशन कर ली। आपके मुल्क में एक दफ़ा CNG की पॉलिसी भी आई थी, आपके CNG स्टेशन लगे थे। जिन लोगों ने तब इन्वेस्टमेंट की थी, क्या हुकूमत पाकिस्तान आज उनके साथ खड़ी है? क्या उनको जो CNG जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके लगाए और आज वो लोहे के भाव अपनी जो है वो इक्विपमेंट्स जो है वो बेच रहे हैं, या उन्होंने जगह जो है वहाँ पे जो उन्होंने CNG स्टेशन की जगह है वो कोई होटल बना रहा है, कोई रेस्टोरेंट बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या आज गवर्नमेंट खड़ी है? तो मुझे ये बताएं, इस मुल्क में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा खर्च करे तो क्या गारंटी है कि आने वाले 10 सालों में वो नहीं होगा? नो डाउट पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी शिफ्ट है। आप हमें सोलराइजेशन की आपने किया, बड़ी अच्छी बात है। क्या सोलराइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसा लग रहा है? हम तो अगर सोलर की प्लेटें मंगवा रहे हैं, और अभी वो इतना भी मैं आपको बताऊं, हमारे फेडमिक में सोलर के प्लांट लग रहे हैं जहां पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर सेल टैक्स कलेक्ट नहीं कर रही है। जब हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं ले रहे हैं, जब पूरा दे रहे हैं और एक कुदरत का निज़ाम है, हम सूरज से जो है वो बिजली पैदा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फर्दर क्यों इबाहम पैदा किए जा रहे हैं कि जी आपकी नेट मीटरिंग नहीं होगी, जिन्होंने पुराने किए उनके ये रेट होंगे। भाई जब आपको खुद क्लैरिटी नहीं है, अभी आपने असम्बली में आके बयान दे दिया कि हम पूरी बिजली जो है वो आने वाले वक्तों में इतनी सस्ती हो जाएगी, IPP से वो जान छूट जाएगी। IPP से जान छुड़ाने वाली जो बात है, ये आप जब गवर्नमेंट में आए थे, ये आपने तब भी की थी। पूरे मीडिया के ऊपर ये बात रिकॉर्ड है कि एक टाइम था जिस टाइम पे सिर्फ IPPs की बात होती थी, और IPPs के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए लोगों को सड़कों पे भी लाया गया, लेकिन वो किधर गए? आज आप बात करें IPPs ख़त्म हो जाएंगे, आपके कई मुआहदे तो 2045 तक हैं, वो कैसे ख़त्म हो जाएंगे? तो आप कैसे कह रहे हैं कि IPPs, और IPPs में हमारे जितने करते धरते ऊपर बैठे हुए हैं उनके सारों के स्टेक हैं, तो वो कैसे पॉलिसीज़ करेंगे? क्योंकि कानून साजी, तरमीम साजी सिर्फ वही होती है जो ऐवान बाला के लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक हो या उनके लिए बेनिफिशियल हो। इधर आम तबके के लिए तरमीम्स नहीं होती हैं। और इसके ऊपर सोलराइजेशन के ऊपर मुझे ये डर है कि आज तो ये हम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बैटरीज भी आ जाएगी। ये जिस तरह टेलीविज़न के ऊपर टैक्स लगाया गया था कि टीवी देखने के ऊपर टैक्स है, एंटीना देख के आपको नोटिस भिजवाया जाता था, आज वो एंटीना कल्चर ख़त्म हो गया। तो आने वाले वक्तों में क्या आपको लगता है कि सोलर की जहाँ पे इतनी बड़ी प्लेटें लगी हुई हैं, कोई टेक्नोलॉजी इस तरह है कि आपको इनविजिबल चीज़ों पर भी जाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको इतनी बड़ी जगह नहीं लेनी पड़ेगी? तब आप टैक्स कलेक्शन कैसे करेंगे? तब आप क्या करेंगे? तो जहाँ पे एक दफ़ा आपने सोलर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा इकदाम था, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया, उन्होंने सोलराइजेशन के ऊपर गए। हमारी इस टाइम पे आप एक्चुअल देखें, मैं आपको ये समझता हूँ कि हमारा एक छोटे से छोटा मज़दूर से लेके बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई एक प्लेट से लेके 1000 प्लेट तक भी जो लोग हैं वो अपनी सोलर के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप जो दूसरी साइड पर नारा लगा रहे हैं बिजली इतनी सस्ती होगी, बिजली आपकी इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा। ये इसलिए आप ये नारे लगा रहे हैं कि बिजली इतनी सस्ती कर देंगे, क्योंकि आपसे बिजली खरीदने वाला कोई नहीं है। आप तो चाह रहे हैं कि हमसे कोई बिजली खरीदे, ताकि जितनी ज़्यादा बिजली खरीदेगी आपके आइडल यूनिट हैं वो जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं वो भी चलेंगे, और जब तक वो चलेंगे नहीं तब तक आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। असल बात जो है वो ये है। बहुत शुक्रिया काशिफ जैसा मौजूद थे। वो कहते हैं एक मौसर हिकमत अमली पॉलिसीज़ जो हैं इसके ऊपर जोर दिया गया, ख़ासतौर पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दो ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। नारे और खोखले दावे वादे वईद न किए जाए, बल्कि हकीकत में अमली इकदाम किए जाएँ ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो चल सके। और अगर ये इंडस्ट्री चलती है तो लाखों करोड़ों मज़दूरों का जो रोज़गार है वो नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मौशत का पहिया चलता है। दुआ है आने वाला बजट पाकिस्तानियों के लिए कुछ सुख का सांस लेकर आए, वगरना होता तो ये आया है कि बजट नहीं एक लोहे का चना बनता है जो कि चबाना बड़ा मुश्किल है, निगलना बहुत मुश्किल है। लेकिन दुआ के करेंगे कि आने वाला बजट आवाम के लिए कुछ सुख का सांस हो और हमारे कारोबारी अफराद भी जो हैं उसके अंदर कुछ खुल के प्रिवेल कर सकें और अपनी बरामदात और एक्सपोर्ट्स या कारोबार को वुसअत दे सकें। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।